हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की थर्मोडायनेमिक का टॉपिक लेकर के आया हूँ, इंटरनल एनर्जी। तो चलिए बिना टाइम गवाए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। चलिए बात करते हैं क्या होती है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, अगर किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इट इज़ बेसिकली द सम अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली सम अप होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, तीन टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। पहली ट्रांसलेशन, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन करे। दूसरी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीसरी एक तरह से हो सकती है आपकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज़ द बेसिकली सम अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ऑफ ट्रांसलेशन हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है और वाइब्रेशन हो सकती है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से हमने जाना कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की कभी भी आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पर इन प्रैक्टिकल में आप कभी भी किसी पर्टिकुलर स्टेट पर किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर स्टेट। तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ दो स्टेट्स के बीच में इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, इफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू इनिशियल स्टेट 2 फाइनल स्टेट 2। तो क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और वो स्टेट 1 पर रहा, किसी स्टेप 1 पर रहा, एंड इट मूव्स और मे बी इट रीचेस टू स्टेट 2। तो इफ एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम इज Q and work done by the system is W from state 1 to state 2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है, इस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज डेल्टा Q बराबर Q माइनस W। अगर कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाता है और डिफरेंट प्रोसेस के लिए जाता है, सपोज कर लीजिए इट मूव्स फ्रॉम 1 to 2 थ्रू प्रोसेस B and through process C. So for each and every process, energy given to a system, the difference of energy given to a system and work done by the system is same. It means it remain constant. Mean to say for one process and for process B, it will always be constant Q3 minus W3, that will be constant. तो अगर कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस A, B एंड C, तो फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस द डिफरेंस ऑफ एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो जाती है इंटरनल एनर्जी, फॉर द डिफरेंस ऑफ टू स्टेट इट विल बी U2 माइनस U1, दैट विल बी Q माइनस W। U2 क्या होती है, U2 होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट स्टेट 2 while the U1 is the internal energy of the system at state 1. So delta U is equal to Q minus W. This is called internal energy of the system. तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि क्या होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको इजीली हम लोगों ने समझा। अब एक चीज़ आपको देखने वाली है कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परफॉर्म कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम मूव करता है थ्रू अ प्रोसेस A,
बी और सी। तो अभी मैंने आपको बताया कि हर प्रोसेस के लिए, हर स्टेप के लिए देयर डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही इंटरनल एनर्जी को हम लोग कहते हैं यूनिक फंक्शन। इट इज यूनिक फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी स्टेप द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम और उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, दोनों का अंतर जो है वो नियत बना रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी को एक अद्वितीय फंक्शन। हर, चाहे वो प्रोसेस ए हो, चाहे वो प्रोसेस बी हो, चाहे वो प्रोसेस सी हो, हर प्रोसेस के लिए इनका डिफरेंस जो रहता है सेम बना रहता है, इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी को हम कहते हैं एक तरह से यूनिक फंक्शन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो पाथ ए से जाइए, चाहे वो पाथ बी से जाइए, चाहे वो पाथ सी से जाइए, ये डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी ऑन द स्टेट, किस स्टेट पर है, स्टेट 1 पे, स्टेट 2 पे। तो इंटरनल एनर्जी को हम एक तरह से स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। इट इज एन स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी होती है स्टेट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। चलिए, तो देखा आपने क्या होती है इंटरनल एनर्जी इस टॉपिक में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम समझाया था। अगर उसको आपने ना देखा हो तो प्रीवियस लेक्चर में जा करके उसको देख सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। देखिए, अगर कोई सिस्टम है और उसको आप एनर्जी दे रहे हैं, तो द एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम, तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क डन में चला जाता है। जैसा कि वर्क डन हम लोग जानते हैं कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। तो द एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम, थर्मोडायनामिकल सिस्टम, देन सम पार्ट ऑफ दिस एनर्जी यूजेज इन thermodynamical work done, and the rest part of energy is used to increase the internal energy of the system। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी गई एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क डन में खर्च हो जाता है और रेस्ट पार्ट उसके गैस की या थर्मोडायनेमिकल गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम प्लस द इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एनर्जी का कहीं भी वेस्टेज नहीं हुआ, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, अब बात करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट लॉ की पहली सिग्निफिकेंस है, इट इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस बाय विच सिस्टम अंडरगोज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। तो ये किसी भी तरह के प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होती है जो कि फिजिकल और केमिकल चेंज शो करता है। और फर्स्ट इसके दूसरा एडवांटेज क्या होता है, दूसरा एडवांटेज होता है इसका कि इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तीसरा पॉइंट इसका देखें तो ये एक तरह से आपको इस प्रोसेस के इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इट प्रोवाइड्स the method for determining to calculate the difference in internal energy। तो देखिए, आपने देखा क्या सिग्निफिकेंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो कोई भी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, सॉरी माफ कीजिएगा, ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इसका मैंने समझा क्या होता है, इट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। आप इसके हेल्प से इंटरनल एनर्जी को समझते हैं। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड द मेथड टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी। जैसा कि इस फॉर्मूले में आपने देखा कि अगर किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम डी क्यू एनर्जी दें तो डी यू विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डी डब्ल्यू विल बी द वर्क डन। सिंस डी यू इज कॉल्ड difference in internal energy
बिटवीन टू स्टेट्स। तीसरा पॉइंट इसका क्या बनता है देख लेते हैं फिर से। इट इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोसेस, इट इज एप्लीकेबल टू एनी process which undergoes through a chemical or physical change। तो ये तीन इसके सिग्निफिकेंस हो गए आपके सामने। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको नोट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से आपने सिग्निफिकेंस पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो टॉपिक मैंने जो अभी तक कवर किए हैं वो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनामिकल सिस्टम एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बात ये की जाती है कि हो सकता है आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो, इसलिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी आप अपने पास नोट डाउन करते रहा करिए। जैसे कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ये स्टेट पर डिपेंड करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रही है तो ये डिपेंड करती है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टेट 1 एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टेट 2। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच यू आर मूविंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। चलिए, अब इसके बाद हम सीखेंगे कि कितने तरह के प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो पहले उन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, फिर वर्क डन इन दैट प्रोसेस हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। पहला प्रोसेस जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में होता है वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या होता है समझते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अगर हम बात करें इस तरह से किसी ग्राफ की, एंड द वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम, तो फॉर अ आइसोकोरिक प्रोसेस द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो पॉइंट ए पर भी वॉल्यूम सेम रहेगा और पॉइंट बी पर भी वॉल्यूम सेम रहेगा। देन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें थ्रू आउट द मैकेनिज्म प्रोसेस में वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट बना रहे, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगले प्रोसेस की बात करते हैं जिसका नाम होता है आइसोबेरिक प्रोसेस। तो सेकंड अगर हम बात करें आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, चलिए बात करते हैं क्या होता है आइसोबेरिक प्रोसेस। तो जिस तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक उसी तरह से आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। मीन टू से आइसोबेरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। अगर एक्स एक्सिस वॉल्यूम को और वाई एक्सिस प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दिस काइंड ऑफ स्टेप थ्रू आउट विच इफ अगर ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है तो ए पर भी आप देख सकते हैं प्रेशर वही है और बी पर प्रेशर वही है, यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके पूरे प्रोसेस के दौरान आपका प्रेशर कांस्टेंट बना रहे, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रोसेस की जिसका नाम होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में? देखिए, सबसे सिंपल प्रोसेस होता है और बहुत ही इजी प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सराउंडिंग एंड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। मीन टू से एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इट मीन्स Q is equal to constant or may be called, सॉरी माफ कीजिएगा, Q will be equal to 0। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें, तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें एनर्जी का कोई एक्सचेंज ना हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बेसिकली कहते हैं क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स
द एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड टू परफॉर्म वर्क। क्यू जीरो होने पर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू। तो देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, तो आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, तो क्यू जीरो हो जाने पे डब्ल्यू की वैल्यू आपकी माइनस डेल्टा यू के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। बात करते हैं एक और प्रोसेस की जिसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? चलिए समझते हैं क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट मीन टू से बॉडी का जो टेम्परेचर बना रहता है वो पूरी तरह से कांस्टेंट बना रहता है। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से आप आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, परफेक्ट पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर को भी गैस कांस्टेंट कहते हैं, तो इट मीन्स पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस तो आप बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आपने चार तरह के प्रोसेस स्टडी किए। सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जो ग्राफ मैंने उसके लिए बनाया था, हो सकता है वो पेपर में आपको डायरेक्ट पूछे ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में कि व्हाट विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस, विच ग्राफ इज करेक्ट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है हर प्रोसेस के लिए। बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन एनर्जी में भी कॉल हीट बिटवीन द थर्मोडायनेमिकल सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस आता है। बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड दिस इक्वेशन इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह के चार प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन चारों प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस की, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला हमने वही पढ़ा था। तो वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, हेडिंग का नाम क्या रहेगा? वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलिए कैसे क्या होता है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जीरो। एंड वर्क डन इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वर्क डन जो होता है इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डी वी। सिंस डी वी इज इक्वल टू जीरो है तो वर्क डन विल बी जीरो, हेंस वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज जीरो। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी आपके साथ आ सकता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो आप बताएंगे वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस बाय द सिस्टम बाय अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज जीरो। चलिए तो आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस की। तो आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। तो देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, जिसमें प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। अब जब कोई किसी भी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। तो इतना तो वर्क डन निकल आएगा फॉर एनी आइसोबेरिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। बट अगर हम बात करें बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, तो हमें पता है एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखिए अगर बात करी जाए डेल्टा डी क्यू की या क्यू जिसको कहते हैं, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू यू टू माइनस यू वन प्लस
P. dW is equal to change in volume V2 minus V1. So energy given to a system U2 plus P V2, हम U2 वाले अलग कर लेते हैं, माइनस U1 प्लस P V1. जो ये टर्म आपके सामने आ रहा है U प्लस PV इन द सेकेंड स्टेट, U प्लस PV फॉर द फर्स्ट स्टेट, ये फंक्शन होता है, नया टर्म थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस होता है, इसे कहते हैं एंथैल्पी. H इज इक्वल टू U प्लस PV कॉल्ड एंथैल्पी. एंड तो इसके हिसाब से जो एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम विल बी H2 माइनस H1. तो एंथैल्पी जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस होता है इन आइसोबैरिक प्रोसेस, और उसकी वैल्यू क्या होती है, H इज इक्वल टू U प्लस EV. सो एनर्जी गिवन टू अ सिस्टम और हीट गिवन टू अ सिस्टम इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. ये भी आप एक तरह से फॉर्मूला समझ सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू H2 माइनस N1. ऑब्जेक्टिव के लिए हर एक फॉर्मूला जो है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, डी क्यू इक्वल टू H2 माइनस N1. इट मीन्स टू से द एनर्जी गिवन टू अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. चलिए, तो आज हमारे वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था, आपने पूरा प्रोसेस से वीडियो देखा होगा. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया. फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब किया. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब करने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के बारे में बताया, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. अब उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हुआ है वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो उसमें मैंने सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बताया था, जिसकी वैल्यू होती है 0. इफ़ यू टॉक अबाउट आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है dW इक्वल टू P dV. और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड एंथैल्पी, एंड इट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू U प्लस PV. सो एनर्जी गिवन और एनर्जी और मे बी हीट गिवन टू अ सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. तो इस तरह से मैंने दो प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन को पढ़ लिया. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एंड वर्क डन फॉर आपका आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दें, जिससे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सकें उतना ही इनका फ़ायदा होगा. क्योंकि ये आपका टोटली फ्री कोर्स लेक्चर चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर चल रहे हैं यहाँ पर. इसमें आपको बीएससी का सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. जल्द से जल्द मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के भी. तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद.